Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Notes by Ankita। लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो रेजोनेंस पे किया था और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने कवर किए थे और मैंने बताया था कि जब भी पाई या पाई स्टार की बात होगी वहाँ पे रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उसी को कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हुए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। मैंने इस तरीके से कुछ कंडीशंस आपको नोट डाउन कराई थी। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या चार पांच ऐसे कुछ कंडीशंस आपको नोट कराए थे जिसमें से ये पहली वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पे रेजोनेंस इन्वॉल्व है। ठीक है, अब मुझे एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इधर की तरफ भी अपने लोन पेयर को ट्रांसफर कर रहा है और इधर की तरफ भी। तो अगर मान लेते हैं कि ये अपने लोन पेयर को इधर इन्वॉल्व कर रहा है जितना, उतना इधर भी कर रहा है। तो अगर ये 100% है, ठीक है, तो ये 50% इधर कर रहा है और 50% इधर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ऑक्सीजन का लोन पेयर कंप्लीट इन्वॉल्व है इस कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में। इसी वजह से यहाँ तो 100% एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो गया। ओके, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ये जो कार्बन है वो इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है नहीं, जबकि यहाँ पे आपको ये जो ऑक्सीजन है एक बार इधर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, एक बार इधर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। इसी वजह से फर्स्ट वन विल बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली कम आ रही है। ओके, इन द केस ऑफ फर्स्ट वन। नेक्स्ट है विच वन हैव मोर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, न्यूज इज योर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, हमें बताना है कि कार्बोनिल में बेसिकली आपका एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि न्यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के अपॉन म्यू। बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा आपकी न्यू की वैल्यू आएगी। ठीक है, पहली चीज। और जो जब रेजोनेंस इन्वॉल्व होते हैं ना, ठीक है, तो एक बॉन्ड तो आपका स्ट्रॉन्ग होता है, बट जहां पे पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं तो दोनों जगह पे रेजोनेंस इन्वॉल्व है। ठीक है, ऑक्सीजन से, तो ये तो हो गया कॉमन पॉइंट। अब इस वाले में अगर हम देखें तो ये भी तो रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब यहाँ से भी कॉन्जुगेशन हो रहा है। अगर 100% यहाँ से है तो 100% यहाँ से भी है, जबकि यहाँ पे केवल 100% है, तो यहाँ तो ओवरऑल 200% हो गया। तो इसी वजह से ये जो आपका पाई बॉन्ड है वो किस कैरेक्टर में चेंज हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है उसकी, बेसिकली बॉन्ड लंबा हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है, और इसी वजह से उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी न्यू की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी, जबकि यहाँ पे केवल 100%। इसी वजह से न्यू सीओ की वैल्यू किसके लिए ज्यादा आएगी, फर्स्ट वन वाले के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें भी हमें स्ट्रेंथ ही बेसिकली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ही बतानी है और उसके अलावा हमें विसिसिटी बतानी है कार्बन ऑक्सीजन की। ओके, फर्स्ट वन वाले केस में यहाँ पे इस तरीके से इन्वॉल्व है, यहाँ पे 100% कर देते हैं इसको, ये भी 100% दे रहा है और ये भी 100% दे रहा है, यहाँ पे ये भी 100% दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा बेसिकली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम तो आपकी बी वाले की होगी, तो सबसे पीछे मैं तो बी वाले पर रख दूंगी। उसके बाद ए और सी में किसकी न्यू सीओ की वैल्यू जो है वो ज्यादा आएगी। तो अगर मैं ध्यान दो आप भी, तो इस ऑक्सीजन के सी वाले में बगल में जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मुझे पता है कि -I जो होता है वो sp2 का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू sp3। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस डबल बॉन्ड की वजह से
बेसिकली ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है, ये पुल करेगा, और यहाँ पे ऐसा कोई फैक्टर है नहीं पुल करने वाला, इस वजह से ये डोनेट तो करेगा, बट ये 100% ना डोनेट करके कह सकते हैं 70% करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये डबल बॉन्ड अपनी तरफ पुल कर रहा है। इसी वजह से ए वाला ए वाले की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू सी। अब बोल रहे बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो बेसिसिटी हमें सिंपली ये बताना है कि किस वाले के केस में नेगेटिव चार्ज, मतलब वो जो न्यू सीओ का बॉन्ड है वो सबसे लंबा किस में हो रहा है। ओके, बेसिकली सीओ बॉन्ड किस में लंबा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दो दो जगह से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा अकोमोलेट होगा, तो ये ऑर्डर जस्ट आपके न्यू सीओ का रिवर्स हो जाएगा बी, सी एंड देन ए। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, इसमें आपको दिया हुआ है सीओ पार्ट तो सबके लिए सेम है, यहाँ पे न्यू सीओ की ही वैल्यू आपको बतानी, वैल्यू कह रहे हैं, न्यू सीओ का ही ऑर्डर बताना है आपको कि सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, ठीक है। एक चीज तो मुझे दिख रही है कि ये सबसे छोटी रिंग है और ये थोड़ी बड़ी रिलैक्स्ड रिंग है, तो मैंने आपको बताया था कि परसेंट एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा, ठीक है, परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होगा, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है कंपैरेटिवली आपके बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आपका ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा। इसके लिए वैल्यू जो होती है वो आपकी 18-15 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, इसकी अराउंड 17-80 सेंटीमीटर इनवर्स, 17-45 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी होती है 17-15 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो आपको ये न्यू सीओ के लिए ये ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे कुछ एग्जांपल्स जो थे वो लास्ट क्लास में कवर करने रह गए थे। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने बताया था कि आपको सिग्मा या सिग्मा स्टार देखना है, ठीक है। जहां कहीं पे भी सिग्मा या सिग्मा स्टार दिख जाए इसका मतलब वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व है। हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इसका एप्लीकेशन भी है कुछ, वो भी हम कवर करेंगे। फिलहाल देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन बॉन्ड लेंथ पे कैसे इफेक्ट डालता है। यहाँ पे ये कंडीशन है, ठीक है। अब ये सी डबल बॉन्ड सी एच, ठीक है, तो मुझे सिंपली यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो यहाँ पे इस तरीके से ये जो सिग्मा है सी एच सिग्मा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, कहाँ डाल रहा है, पाई स्टार में, ठीक है, पाई स्टार सी डबल बॉन्ड सी में। सिग्मा सी एच जो है वो डाल रहा है पाई स्टार सी डबल बॉन्ड सी में। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा करने से जो हमारा एल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और जो भी ऐसा सिस्टम है sp2 सिस्टम, ठीक है, sp2 सिस्टम हो और उसके बगल में जो भी कार्बन हो, कार्बन से अटैच्ड एटम को हम बोलते हैं अल्फा, ठीक है। ये जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, और इससे जो भी अटैच सब्स्टिट्यूएंट होगा दैट विल बी अल्फा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये मान लो आपका कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके जस्ट लगा हुआ कार्बन अल्फा है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और उससे लगा हुआ कार्बन ये है। अब ये बेसिकली आपका रेजोनेंस शो करता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये वाला बॉन्ड कैसे इस तरीके से ब्रेक हुआ? ऐसा करने से जो आपका कंपाउंड है वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है, ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करता है, और ये H+ इस तरीके से घूम रहा होता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट देखा जाए, बेसिकली ऐसा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हमें पता है कि न्यूट्रल स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू चार्ज स्पीशीज, बट दिस इज द वे ऑफ शोइंग स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन
और योर कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए हम इसका यूज करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का, और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के लिए यूज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये जो sp2 कार्बन से लगा हुआ कार्बन है, उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक ये अल्फा हाइड्रोजन, एक ये और एक ये, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे ही ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, और ये तो मैंने दिखाई दिया स्ट्रक्चर में। ओके, नेक्स्ट ये वाला सेम ऊपर वाले एग्जांपल जैसा ही है। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड इस तरीके से, यहाँ H पॉजिटिव। ठीक है, मैंने बोला था sp2 सिस्टम होना चाहिए। sp2 सिस्टम से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और उससे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये देखते हैं कि ये जो CH है, ठीक है, CH ये किस तरीके का बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा CH है, वो कहाँ जा रहा है आपका? एम्प्टी p ऑर्बिटल में। ठीक है, एम्प्टी p ऑर्बिटल में ऑफ कार्बन कैटायन, कार्बोकैटायन। नेक्स्ट है आपका कार्बोकैटायन का केस है। इसमें बताना है आपको कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बताना है। मैंने अभी आपको बताया कि हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और एल्कीन की स्टेबिलिटी बताने के लिए करते हैं। ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो मुझे यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन तो है नहीं, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। अब इस वाले केस की बात करते हैं। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन तो है, ठीक है, लेकिन एक और चीज है यहाँ पे, वो है SN। ठीक है, कार्बन और SN का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि SN बहुत बड़ी साइज का है, उसी की फैमिली का है। ठीक है, ये हो गया आपका 2p 3p 4p 5p। तो मतलब 2p और 5p का ओवरलैप है, ओवरलैप पुअर होगा। इस वजह से ये SN भी क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। ठीक है, क्या ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन? तो एक और आपका अल्फा बेसिकली SN है यहाँ पे, जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, लास्ट वाले केस में 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इसी वजह से स्टेबिलिटी जो है वो लास्ट वाले की आपकी ज्यादा होगी। तो अगर मैं इसे 1 कर दूं, से 2 3, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड वाला, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। ओके, क्योंकि कंपैरेटिवली देखो बेटा, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन भी चाहे तो वो शो कर सकता है। ओके, जबकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है, 2p ओवरलैप है, तो यहाँ तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपको, अगेन यहाँ पे भी स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकैटायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मुझे कंडीशन ढूंढनी है हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो मुझे पता है कि या तो जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज मुझे कार्बन ढूंढना है, और उसके बगल में sp3 कार्बन होना चाहिए। ठीक है, अभी तक जितनी भी कंडीशंस हमने देखी, तो आप नोट कर सकते हो कि sp2 कार्बन से अटैच्ड sp3 कार्बन हो, तो वहां हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, या तो इस वाले केस में मुझे ये सब sp2 दिख रहा है, ये भी sp2 है, बाकी ये पूरी की पूरी रिंग मुझे ये sp2 दिख रही है, तो अब मुझे sp3 ढूंढना है। तो ये मुझे sp3 दिखा। ओके, तो ये जो कार्बन है इससे हाइड्रोजन लगे हुए इस तरीके से, ये क्या करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे, और कार्बोकेटाइन को क्या बनाएंगे? स्टेबल बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो CH बॉन्ड का, वो ट्रांसफर हो रहा है एम्प्टी p ऑर्बिटल में। ओके, एम्प्टी p ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो रहा है।
तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है मुझे, हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है। इस वाले केस में हाइपर कॉन्जुगेशन मुझे दिख रहा है, बट 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला। ओके, तो अगर मैं इसे नंबरिंग कर दूं, दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब बताना है मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर इन दोनों में से। अब मुझे एक चीज पता है कि एक बात आप भी ये नोट कर लोगे कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप रेजोनेंस को देते हो, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को, और सबसे आखिरी में इंडक्टिव इफेक्ट को दोगे। तो मुझे यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं दिख रहा है, मतलब इनके बीच तो है, यहाँ तो है, लेकिन वो तो दोनों में कॉमन हो गया, तो रेजोनेंस नहीं देखेंगे। अब देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हाइड्रोजन, मैं इसको ओपन करके लिख देती हूँ। ठीक है, और जबकि यहाँ पे कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड है, आपको पता हो तो जो आपके कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड होता है या ट्रीटियम का बॉन्ड होता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले कार्बन ट्रीटियम आता है, फिर कार्बन ड्यूटेरियम आता है, फिर कार्बन हाइड्रोजन आता है। इसका मतलब आपका रेजोनेंस कौन दिखा सकता है आराम से, आपका हाइड्रोजन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में कौन बढ़ा रहा है सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन से, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन है, जबकि CD का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को कम मिलेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू फर्स्ट वन वाला ज्यादा बढ़ा रहा है। ओके, तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम देख के आ चुके हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी एग्जांपल देखेंगे। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पे। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आएंगे उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। यहाँ पे कोई भी sp2 कार्बन से लगा हुआ sp3 कार्बन नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे तो मुझे ये कार्बन दिखा, इस कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मतलब ये अल्फा कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ sp2 कार्बन से लगा हुआ sp3 कार्बन 2 है, और दोनों के पास हाइड्रोजन्स हैं, 3 इसके टू टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, इसी वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा उतनी ही ज्यादा वो एल्कीन स्टेबल होगी। तो अगर हम ऑर्डर देखें तो अगेन वही कॉन्सेप्ट, sp2 कार्बन से लगा हुआ कोई कार्बन होना चाहिए जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। तो यहाँ पे मुझे 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसी वजह से स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का सिंपल मीन है बेसिकली एक्सोथर्मिक से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब हीट रिलीज होगी। ठीक है, हीट रिलीज होगी। अब ध्यान से आपको बात समझने की कोशिश करना है इसमें कि आपका जितना ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगा, ठीक है, जितना ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगा उसके लिए उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही कम होगा। ओके, इन सिंपल टर्म्स ये वाला बॉन्ड अगर मान लीजिएगा कि मैं इसको 100 यूनिट एनर्जी दे रही हूँ, ठीक, 100 यूनिट एनर्जी दे रही हूँ, ये स्ट्रक्चर है, इसको 100 यूनिट एनर्जी दे रही हूँ, और इसको भी मान लीजिए 100 यूनिट एनर्जी दे रही हूँ। हाइड्रोजनेशन कराना है मतलब हाइड्रोजन का एडिशन कराना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एडिशन कराने पे कितनी बेसिकली हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ये वाला बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हुआ, ज्यादा था।
ठीक है, तो इसी वजह से ये ज्यादा स्टेबल थी। अब मुझे यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ये क्या करेगा, कम ही एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कम एनर्जी रिलीज करेगा। 30 यूनिट किया, इसने 50 यूनिट तक कर दिया। ठीक है, क्योंकि बाकी तो इसके बॉन्ड को तोड़ने में लग गई, सारी एनर्जी खर्च हो गई 70 यूनिट तक। तो निकली कितनी, 30। तो इसी वजह से यहाँ पे एनर्जी क्या हुई, कम रिलीज हुई, जबकि इसके केस में मैंने थोड़ी एनर्जी दी और ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। इसी वजह से ये आपका ऑर्डर है कि सबसे जो आपकी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हीट जो है वो प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज जो है वो स्टेबिलिटी बताने के लिए भी किया जाता है एथेन के। तो कैसे बताएंगे, यहाँ समझिएगा, ये हाइड्रोजन है, हमने कहा है हमेशा से कि जो स्टैगर्ड एथेन है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड, है ना। ऐसा क्यों कहा, अब एक बात आप समझिएगा कि जो भी आपका सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आपका सिग्मा स्टार हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसे ये अगर आपका सी एच सिग्मा बॉन्ड है तो उसके करस्पॉन्डिंग इसका सिग्मा स्टार होगा। अब ये जो आपका सी एच सिग्मा है वो उसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। जबकि इस केस में अगर मैं देखूं तो ये सी एच है सिग्मा, उसका करस्पॉन्डिंग सिग्मा स्टार यहाँ होगा। अगर ये सिग्मा है तो इसका सिग्मा स्टार यहाँ होगा। ठीक, तो मुझे एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे सिग्मा सिग्मा सामने आ रहा है, सिग्मा स्टार सामने आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी आपके रेजोनेंस की कंडीशन इन्वॉल्व नहीं हो रही है। इसी वजह से स्टागर्ड एथेन जो है, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस की कंडीशन आ रही है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और इसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है वो आपकी स्टैगर्ड एथेन की ज्यादा है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ये। ठीक है, हमने इसको जो है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन में रखा है। तो CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, CH2 Cl है, कभी H है और एक जगह F है। तो हमें बताना है कि इसमें से सबसे स्टेबल कार्बेनाइन कौन सा होगा, स्टेबल कार्बेनाइन। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कार्बेनाइन की बताने के लिए दो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला, जब भी आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कार्बन और Cl का बॉन्ड है, यहाँ कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, और यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, ये लोन पेयर है, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके सिग्मा स्टार में, इसका सिग्मा स्टार पैरेलल आ रहा है, दूसरे पेन ले लेती हूँ, और ये सिग्मा स्टार पैरेलल आ रहा है। ठीक है, तो CCl का सिग्मा स्टार, CF का सिग्मा स्टार और CH का सिग्मा स्टार जो है वो आपके लोन पेयर के पैरेलल हमने इस तरीके से अरेंज करके रखा है। तो हमें बताना है कि स्टेबल कार्बेनाइन क्या होगा। उसको समझने से पहले एक और बात समझते हैं कि जब भी आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जैसे कार्बन और फ्लोरीन का, कार्बन और आपके क्लोरीन का, और कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है, तो जब इनका बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो नीचे होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम थोड़ा सा ऊपर होगा। तो फ्लोरीन और क्लोरीन तो नीचे होगा और आपका हाइड्रोजन थोड़ा उनसे ऊपर होगा। तो ये तो फॉलो करता है आपका बॉन्डिंग। ठीक है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो तो ये एनर्जी फॉलो करते हैं, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं ना, एंटी बॉन्डिंग, वो ये एनर्जी फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे डिसाइड हो जाती है। बट जो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ना डिसाइड करके ऑर्बिटल के साइज से डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है,
डिपेंड ऑन द ऑर्बिटल ओवरलैप। तो जो सिग्मा के लिए आपका फिलहाल इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ। तो आपके लिए जो बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहे थे हम, एंटी बॉन्डिंग में ये डिपेंड करता है ऑर्बिटल के ओवरलैप पे। ठीक है, बॉन्डिंग तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से डिसाइड हो गई कि इसका जो सिग्मा स्टार सी एफ है, सॉरी सिग्मा सी एफ है, वो नीचे होगा सबसे। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग के केस में हमको डिसाइड करना होता है ऑर्बिटल के ओवरलैप से। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग ओवरलैप है तो उसकी एनर्जी, उसका करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग और ज्यादा हाई एनर्जी का होगा। ठीक है, और जितना वीक ओवरलैप होगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला है कि जो आपका सिग्मा स्टार सी एफ है उनके बीच में, क्योंकि टू पी का ओवरलैप है, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना है, और जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना है उतनी ज्यादा एनर्जी की स्प्लिटिंग होगी, और उसकी वजह से सिग्मा स्टार सी एफ जो है उसकी एनर्जी हाई होगी। जब वीक ओवरलैप होगा, क्योंकि मुझे पता है कार्बन और आयोडीन में, आपको भी पता है कि इनका ओवरलैप क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जब ओवरलैप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इनका जो करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनेगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। ओके, एज कंपेयर टू सी एफ। तो इस वजह से यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपका जो बॉन्डिंग सिग्मा का एनर्जी ऑर्डर होगा वो आपका ये होगा सी एफ, देन सी सी एल, और बाकी वैसे ही आपका सी बी आर और लास्ट में सी आई। ओके, और एंटी बॉन्डिंग के केस में सिग्मा स्टार एनर्जी ट्रेंड जो होगा वो आपका ये होगा। तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन, हमेशा मैंने कहा है, कहाँ एक्सेप्ट कराओगे आप, जिसके लूमो की एनर्जी क्या हो, कम हो, लूमो एनर्जी लेस हो। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एनर्जी सी एफ के लिए क्या है, ज्यादा दी हुई है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग के लिए सिग्मा स्टार सी एफ की वैल्यू ज्यादा आती है, तो इस वजह से सी सी एल में क्या होगा, जल्दी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसके लूमो की एनर्जी लेस है। ठीक है, लूमो लेस है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर अर्ली। ठीक है, अर्ली और इमीडिएटली यू कैन से। यहाँ वाले केस में भी आएगा एज कंपेयर टू योर दिस वन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो आपका लास्ट वाला। ओके, तो इसी वजह से जैसे ही ये ट्रांसफर होगा ये सेल माइनस क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है कि ये जो ओ आर का ओरिएंटेशन है, बेसिकली इसमें भी आपको स्टेबिलिटी ही बतानी है। ठीक है, विच वन विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो ओ आर का ओरिएंटेशन मुझे दिख रहा है कि एक में एक्सियल है और दूसरे में इक्वेटोरियल है, तो हमें किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। ठीक है, और किस बेसिस पे देनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो इसका, अब न्यूमैन बना लो अगर नहीं समझ में आए तो। ठीक है, ये वाला ऐसे, ये वाला बॉन्ड, ये देखो, बस आप यहाँ सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, जस्ट उसके पीछे तो मैं इसको ही उठा के ऐसे पेस्ट कर दूंगी, कॉपी पेस्ट, जस्ट। और जो बाकी चीजों से मतलब नहीं है, और जस्ट इस कार्बन के पीछे ये वाला ऑक्सीजन है, इस कार्बन के पीछे जस्ट ऑक्सीजन है, तो मुझे बनाना नहीं है। उसके बाद ये वाला लोन पेयर इसके सर पे लगा दिया, ये वाला इसके थोड़ा सा साइड में लगा दिया। ओके, और ये वाला बॉन्ड इधर लगा दिया।
अब जब ये वाला केस इधर वाले केस में वैसे ही बना लेंगे न्यूमैन। ताकि ऐसे तो हमें दिख रहा है कि जो सिग्मा स्टार इसका आपको ये दूसरे पेन से ये सिग्मा स्टार ओ आर का हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा स्टार सी एच है, ठीक है। तो ट्रांसफर उसे कहाँ पे करना चाहिए, बॉन्ड जो है वो बेसिकली जिसकी एनर्जी क्या हो, कम हो, ठीक है। तो जो सिग्मा स्टार सीओ है उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू योर सिग्मा स्टार सी एच, ओके। क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल का ओवरलैप जो है, देखा जाए ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं ऑर्बिटल के ओवरलैप में, तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर नहीं आएगा जो ऊपर वाले केस में आया था, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो अब यहाँ पे हम वही सेम पैटर्न जो हमेशा से फॉलो करते हैं वो फॉलो करेंगे कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका ऑर्डर जो होगा वो बेसिकली वो उतना ही नीचे एंटी बॉन्डिंग उसका लाई करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ट्रांसफर जो है वो इजीली हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस सिग्मा स्टार सी एच। इसी वजह से आपका ओ आर जो है वो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये रेजोनेंस पॉसिबल है, इसके सिग्मा स्टार में ये यहाँ डाल सकता है, जबकि पहले वाले केस में सी एच में डालेगा, ओके। इसी वजह से जो सेकंड वाला केस है वो सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके लूमो की एनर्जी कम है, और लूमो की एनर्जी कम होने की वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है तो सेकंड विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। और इस प्रायोरिटी को बेसिकली जब ऑक्सीजन लगा हो और उससे जस्ट ऑक्सीजन हो, उसके कार्बन उससे जस्ट अटैच कार्बन से ओ आर ग्रुप लगाओ, ठीक है, या कोई भी ऐसा ग्रुप लगा होगा ओ सी एच टी या अदर, तो इस तरीके के इफेक्ट को बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट, एनोमेरिक इफेक्ट, ओके। जिसमें आपका जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कोशिश करता है आपके एक्चुअल पोजीशन पे रहने की, क्योंकि जितने भी बल्कि ग्रुप है हमने देखा हमेशा कि इक्वेटोरियल पे पसंद करते हैं, बट यहाँ पे प्रेफरेंस इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। नेक्स्ट है, एक और बात थी हाइपर कॉन्जुगेशन में, आपका एक बॉन्ड जो है जहां पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा होता है, एक बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग और दूसरा बॉन्ड वीक होता है, ठीक है। जब भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो, ऐसे एज मतलब कंपैरिजन बेसिस पे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये इस तरीके से है, इसका लोन पेयर अवेलेबल हो, और इसका ये सिग्मा स्टार सी एच का आपको बताना है, सिग्मा स्टार सी एच आपको बताना है बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, ये एच ए वाले की ज्यादा होगी कि ये एच बी वाले की ज्यादा होगी, ठीक है, इसमें आपको बताना है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आराम से हो सकता है इसके नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार सी एच में, जबकि इस वाले केस में इसका करस्पॉन्डिंग सिग्मा स्टार कहाँ अवेलेबल है, यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ये ट्रांसफर नहीं कर सकता ना, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा समझो बिल्कुल इस आपकी ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है मोबाइल के या जिस पे भी आप देख रहे हो लैपटॉप के प्लेन पे है, और ये जो है जस्ट ऑर्बिटल्स ये लोन पेयर और ये उसके परपेंडिकुलर है, इसी वजह से ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। और ये ट्रांजिशन पॉसिबल होने की वजह से ये जो एच बी का बॉन्ड होगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ किसके लिए ज्यादा होगी, एच बी के लिए एज कम्पेयर टू एच। तो हम कह सकते हैं कि एच बी का बॉन्ड भी क्या करेगा इस तरीके से वीक होगा एज कम्पेयर टू एच ए, ओके। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि ये बॉन्ड वीक फॉर एच ए, ओके। Among the following which benzene ring is most deactivated, आपको बताना है इसमें सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटेड कौन सी होगी। डीएक्टिवेटेड मतलब जो है, एक्टिवेशन मतलब होता है बेसिकली नेगेटिव चार्ज आना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना। डीएक्टिवेटेड मतलब है आपका कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिंच जाना, कम हो जाना।
मुझे एक चीज पता है कि ये जो आयोडीन और कार्बन है ये बिल्कुल बॉन्ड अच्छे से नहीं बनाते हैं, ठीक है। बाकी क्लोरीन का कार्बन और फ्लोरीन तो बनाते हैं। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है। sp2 उससे लगा हुआ कार्बन sp3, तो यहाँ पे पॉसिबल है अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो फोर्थ वाले केस में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। और फ्लोरीन के केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से इंक्रीज तो कर नहीं पा रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, अपने फिर माइनस आई से, ओके, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस तो आ नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटेड कौन सी हो जाएगी, मोस्ट डीएक्टिवेटेड आपकी फर्स्ट हो जाएगी, उसके बाद सेकंड एंड देन थर्ड, लास्ट विल बी फोर्थ। मतलब लास्ट वाली आपकी क्या कह सकते हैं कि मोस्ट एक्टिवेटेड, ठीक है, मोस्ट एक्टिवेटेड रिंग होगी। फ्री रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है एज योर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, ओके। जिस तरीके से आपका यहाँ पे रेडिकल बना हुआ है ना, तो इससे जस्ट लगा हुआ कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन, उससे लगे हुए अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा वो आपका फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। तो इस तरीके से आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, ओके। तो आप लिख सकते हो कि मोर नंबर ऑफ hyperconjugative structure, more will be the stability of free radical. नेक्स्ट आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इनमें से सबसे फास्टर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा दिखाएगा। तो ऐसा पहले एज्यूम किया गया कि आपका जो फ्लोरीन है वो माइनस आई इफेक्ट से, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो पुल कर रहा है, जबकि आयोडीन उतना माइनस आई इफेक्ट लगाता नहीं, ठीक है। इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, कम होते हैं। मुझे पता है कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, लास्ट में आयोडीन का, ओके। पर जब एक्चुअली में ये देखा गया, ऐसे इस वजह से सोचा गया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो सबसे ज्यादा इसमें होना चाहिए माइनस आई इफेक्ट से, ठीक है। लेकिन ऐसा हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ। हमें जो ऑर्डर ऑब्जर्व हुआ, ये अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, वो हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से केवल ये एक ही केस है जो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। और इस वजह से क्योंकि यहाँ पे ये 2p और 2p का ओवरलैप हो रहा था, ओके। तो इस वजह से यहाँ पे रेजोनेंस आ रही थी। केवल ये एक ही केस है जो आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज जब भी आपका हेलोजन आएगा आप हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट को प्रायोरिटी दोगे इन द केस ऑफ हेलोजन। यहाँ पे लिख लो, क्योंकि अगर अदर सब्स्टिट्यूएंट के साथ आए तो आपको कंफ्यूजन होगा। इन केस ऑफ हेलोजेंस आप हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट को प्रायोरिटी दोगे। केवल ये एक ही मात्र केस है जिसमें ये ऑर्डर नहीं फॉलो होता, ये डिटरमाइन होता है थ्रू रेजोनेंस, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर होगा। आप नोट कर लेना अच्छे से इस बात को, ओके, कि केवल यही केस है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जिसमें आपका ये रेजोनेंस के थ्रू डिटरमाइन होता है, और इसी वजह से इसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी कहते हैं हेलोजन को। इसी वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से विड्रॉ करते तो माइनस आई जो है वो लगाते तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा जाती, जबकि ऐसा देखने को नहीं मिलता क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आके ऑर्थो और पैरा पे ही अटैच होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताना है।
यहाँ पे लास्ट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन क्या कर सकता है, आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और फ्लोरीन भी डोनेट कर सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन तो ऐसा कर नहीं सकता डोनेट। तो इसका मतलब सभी डोनेट तो कर रहे हैं नॉन बॉन्डिंग से आपके पी ऑर्बिटल में, एमटीपी ऑर्बिटल में, लेकिन कौन ज्यादा डोनेट करेगा? मैंने बताया है जिसकी भी न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिकली ज्यादा होगी वो ज्यादा डोनेट करेगा। और हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो कम डोनेट करेगा। अब आते हैं ये सारे जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको अप्लाई करने का टाइम है, ठीक है? तो जो भी पॉइंट्स हमने पढ़े उसको देखेंगे। ओके, तो जब भी आप अप्लाई एप्लीकेशन में अप्लाई करोगे ये सारी चीजें, तो आप सबसे पहले रेजोनेंस को ध्यान रखोगे कि रेजोनेंस को आपको प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट को। और सबसे पहले एक और भी चीज आती है, वो होती है एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी को आप टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तो अभी तक हमने स्टेबिलिटी डिटरमाइन की, कार्बोकेटायन कार्बेनाइन की, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखा, जिसमें आपका बेसिकली स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। उसके अलावा हमने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखी, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा, है ना? ये देखा हमने। एसिडिटी बेसिसिटी डिटरमाइन की कुछ कंपाउंड्स के लिए, इलेक्ट्रोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी देखी। नेक्स्ट एक और चीज है हाइड्राइड एंड अफिनिटी। जितना ज्यादा आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, ठीक है, स्टेबल, जितना ज्यादा स्टेबल है आपका कार्बोकेटाइन, उतनी ही कम उसकी हाइड्राइड एंड अफिनिटी है, मतलब H माइनस से कंबाइन, H माइनस कंबाइन। अगर कोई चीज स्टेबल है, कार्बोकेटाइन आपकी स्टेबल है, तो H माइनस से क्यों जाएगी कंबाइन करने, नहीं करेगी। और यही चीज है कि अगर अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो हाइड्राइड आयन अफिनिटी जो है वो कम है। ठीक है, तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ टॉपिक्स जो है वो हमारे बस रह गए कवर करने के लिए, जिसमें आपका है एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड और बेसिसिटी ऑफ एनिलीन। ओके, तो यही हमारा टॉपिक रह गया है, जिसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में कवर करेंगे। तो और कुछ नहीं है, जीओसी में यहीं तक हमें पढ़ना था, एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एनिलीन, जिसमें एसआईआर और एसआईपी इफेक्ट, दोनों इफेक्ट हम कल कवर करेंगे। उसके बाद आपका जीओसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखेंगे बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा कंटेंट आपके लिए यूजफुल रहा हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।